हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में। अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने एक रिलेशन देखा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बीच में, जो था Ka.Kb इज इक्वल टू Kw। वीक एसिड वीक बेस को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, मतलब कंपेयर किया जाता है। दो आपको एसिड देगा, बोलेगा कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उसको कैसे कंपेयर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, उसके बारे में आज की क्लास है। तो समझते हैं। अगर मान लो अपने पास दो एसिड है, दो वीक एसिड है, तो जैसे HA है और ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। एक दूसरा वीक एसिड है जिसको लिखता हूं BH, जो टूटेगा तो बनाएगा B माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसका, उसको लिखता हूं Ka1, ठीक है। इसको लिखता हूं Ka2। सिंपल। अब दो एसिड दिए जाए आपको और बोला जाए कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड है, तो अपन को ये पता है जो एसिड ज्यादा H प्लस देगा वो ज्यादा स्ट्रोंगर होगा, है ना। और वीक एसिड में कौन ज्यादा H प्लस देगा तो डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अगर वो बोले कि कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, अब बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड है, तो अब डिपेंड करेगा कि कौन सा ज्यादा टूट रहा है। समझ में आ रही है ना बात। अगर आपके पास दो एसिड है और दोनों की सेम कॉन्सेंट्रेशन आपने ली और पूछा जाए इन दोनों की में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो हम बोलेंगे जो ज्यादा H प्लस देगा। अच्छा, अगर ज्यादा H प्लस देगा तो ज्यादा H प्लस देने के लिए उसको ज्यादा टूटना पड़ेगा। अगर ज्यादा टूट रहा है तो उसका K की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। सिंपल है। तो अगर किसी एसिड का, कोई वीक एसिड है, अगर उसकी K की वैल्यू ज्यादा है, उससे अपन ये पता कर सकते हैं कि ये एसिड ज्यादा टूट रहा है। अगर ज्यादा टूट रहा है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो के की मदद से अपन एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में आपका काफी ज्यादा यूज होता है। ऑर्गेनिक में बोलेगा ये दो तीन एसिड हैं, इसमें बताइए कौन सा किसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसके के की वैल्यू ज्यादा रहने वाली है। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं एसिड्स हैविंग हायर K value are stronger acid। मतलब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि जिसके लिए यूज होता है वो वीक एसिड होते हैं, तो दो अगर वीक एसिड है तो जिसमें K की वैल्यू ज्यादा है वो स्ट्रोंगर एसिड है। तो उस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, कंपैरिजन में बात हो रही है। जिस एसिड की K की वैल्यू ज्यादा होगी वो एसिड क्या रहेगा, स्ट्रोंगर रहेगा। क्लियर है। तो पहली चीज ये के की मदद से आप चेक कर सकते हो के। दूसरी चीज होती है पीके, तो इसकी मदद से भी आपको कंपेयर कराता है पीके। तो पहली चीज के की मदद से और दूसरा पीके। पीके का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो पीके क्या होता है, पीके होता है अपना, पीके का फॉर्मूला रहता है पीके ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के। अगर किसी एसिड की के की वैल्यू ज्यादा है तो उसके पीके की वैल्यू कम हो जाती है। स्ट्रोंगर एसिड है, स्ट्रोंगर एसिड के लिए के की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा हाई रहेगी, एंड पीके की वैल्यू कम रहेगी। पीके क्या हो जाता है, कम। तो अपन अगर पीके की टर्म्स में बोलते हैं, अगर अपन को पीके दिया जाए और पूछा जाए इन दोनों एसिड में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो अपन बोल सकते हैं जिसका पीके कम वो एसिड ज्यादा स्ट्रोंगर। तो अगली चीज को लिखते हैं हायर लोअर pKa मीन्स स्ट्रोंगर एसिड। ये एसिड के बारे में बात हुई। इसी तरीके से चीजें बेस में होती हैं। अगर बेस के बारे में बात करेगा तो बेस में अगर हम एसिड में थे तो के टर्म यूज कर रहे थे, बेस के लिए यूज होता है Kb। तो हम बोल सकते हैं जिसका Kb ज्यादा वो ज्यादा OH माइनस देगा। तो हायर Kb मीन्स स्ट्रोंगर बेस, ठीक है। Kb बेस
हैविंग हायर Kb वैल्यू आर स्ट्रोंगर बेस। स्ट्रोंगर बेस, क्योंकि बेस क्या देता है OH माइनस, और जो ज्यादा OH माइनस देगा वो स्ट्रोंगर बेस होगा, और ज्यादा कौन देगा जिसकी Kb की वैल्यू ज्यादा। इसी तरीके से अगर पीकेबी की बात की जाए तो पीकेबी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो। तो लोअर पीकेबी वैल्यू, लोअर पीकेबी वैल्यू मींस स्ट्रोंगर बेस। समझ में आ रही है बात? बस ये आसान है, जिस एसिड की के की वैल्यू ज्यादा वो स्ट्रोंगर एसिड, जिस एसिड की पीके की वैल्यू कम वो स्ट्रोंगर एसिड, जिस बेस के केबी की वैल्यू ज्यादा वो स्ट्रोंगर बेस, जिस बेस के पीकेबी की वैल्यू कम वो स्ट्रोंगर बेस। केबी और पीकेबी उल्टे हैं, केबी ज्यादा होगा तो पीकेबी कम हो जाता है। अपन को एक ही दिमाग में चीज रखनी है कि भाई अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है तो एसिड पक्का स्ट्रोंग होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बेस पे कई बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की। तो अब हम बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करना। अभी तो हम बस डिस्कस कर रहे थे कि के ज्यादा तो ये स्ट्रोंग, ये बेस। वो पूछा कितना ज्यादा स्ट्रोंग है ना, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछी जाती है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो समझना भाई, अपने पास है ना दो एसिड देगा, वो दो एसिड देगा, बोलेगा एक एसिड है HA, दूसरा एसिड है HB। ठीक है, बोलेगा इसका जो K है वो K1 है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Ka2 है। बोलेगा पहली इंफॉर्मेशन ही दी, दूसरी इंफॉर्मेशन देगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। बोलो किसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये H+ को देखता है, तो ये देखना चाहता है H+ किस में ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब वो H+ को चेक करता है। तो H+ का एक फॉर्मूला था वीक एसिड वीक बेस में, याद आ रहा होगा आपको। H+ मैं आपको याद दिला देता हूँ, नहीं याद आ रहा तो वीक एसिड में H+ हम कैसे निकालते थे, C अल्फा या फिर अंडर रूट में K इंटू C। ये अपने वीक एसिड के केस में H+ निकालने का तरीका है, ये फॉर्मूला है। अब इसकी मदद से हम रिलेटिव स्ट्रेंथ मेजर करेंगे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब H+ की जो रेशो है वो निकालनी रहेगी अपन को। तो कैसे निकालेंगे, तो देखना, जैसे H+ फर्स्ट वाले एसिड से, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, C1 अल्फा 1। ठीक है, H1 जो सेकेंड एसिड से निकल रहा है वो उसको क्या लिखते हैं, C2 अल्फा 2। इस तरीके से अपन कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो अल्फा के दे के अपन से पूछेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ बताओ, अगर अल्फा ना दे वो Ka दे तो K से कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे अंडर रूट में Ka1 C1 Ka2 C2। समझ रहे हो? और अगर वो क्वेश्चन में ये भी बोल दे इफ C1 इज इक्वल टू C2, तो चीजें और भी सिंपल हो जाती है। तो अपन रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। क्लियर है? और इसको अपन लिख सकते हैं Ka1 अपॉन Ka2। जिसके अल्फा ज्यादा वो ज्यादा H+, जिसका K ज्यादा वो ज्यादा H+, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो कितनी ज्यादा होगी यहां से अपन मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से अगर अपन बेस में चले तो बेस का भी सिमिलर सेम ही तरीका है। तो बेस पे चलते हैं, तो एक बेस उठाते हैं अपना, एक बेस ले लिया अपन ने AOH और दूसरा ले लिया BOH, वीक बेस है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb1, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb2, इसके कॉन्सेंट्रेशन C1 और इसके कॉन्सेंट्रेशन C2। OH को मेजर करना रहेगा क्योंकि बेस अपना OH माइनस देगा, तो OH माइनस 1 OH माइनस 2। ये फर्स्ट एसिड से OH माइनस, ये सेकेंड एसिड से OH माइनस। फॉर्मूला क्या, सेम फॉर्मूला है
C1 अल्फा 1 अपॉन C2 अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट में KB1 C1 अपॉन KB2 C2। क्लियर है? अगर वो बोल दे इफ C1 इज इक्वल टू C2 तो अपन क्या लिखेंगे? OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन 1 के केस में, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 2 के केस में इज इक्वल टू अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा 2। यहां पे लिख सकते हैं KB1 अपॉन KB2। तो इस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का कुछ मतलब नहीं है। एसिड है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की रेशो पूछना चाह रहा है, ठीक है, जब वो रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछेगा। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछेगा वो, है ना। बेस के केस में OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन की रेशो पूछेगा। सिंपल है, कुछ खास नहीं है। अपन ने देखा, अपने अगर वो K की वैल्यू देता है तो उससे अपन पता कर सकते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। पीके देगा उससे भी पता कर सकते हैं। अगर वो पूछेगा कि भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा वीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछ ले तो इस तरीके से अपन मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे कुछ एक दो चीज आपको बताता हूं जो आपको हेल्प करेगा ये जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होते हैं उसको कंपेयर करने में। पूरी केमिस्ट्री में आपकी हेल्प होगी जो आगे की मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस चैप्टर में, आपका ऑर्गेनिक में भी उसकी हेल्प होगी और इस चैप्टर में तो होनी होनी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एसिड एंड बेस। इसको समझते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑर्गेनिक में भी यूज होगा और यहां पे भी यूज होगा। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, उसको समझना। मे भी आप जानते भी हो अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है। वो पॉइंट्स क्या बोलता है, अगर अपने पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है ना हमेशा वीक बनता है। अगर अपने पास वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। उल्टा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। इसको एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल की मदद से। पहले लिखता हूं। पहला पॉइंट क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस, ये ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग मतलब सिर्फ वीक एसिड के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी एसिड है अगर वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो ये पूरे जर्नल है, जितने भी एसिड है उन सभी के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रोड्यूस वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि भाई उल्टा, अगर अपने पास वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास HCl है, H प्लस Cl माइनस, ठीक है। अपने पास CH3COH है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3CO माइनस प्लस H प्लस। क्लियर है? दिख रहा है? अब देखो, ये जो चीज है ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये अपना एसिड है, ये वीक एसिड है, अपन को पता है। इन दोनों के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है। ये कॉन्जुगेट बेस है इसका। पूछा जाएगा कि ये CH3CO माइनस और Cl माइनस में कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर है। तो अभी एक बात पड़ी, स्ट्रॉन्गर एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस देते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस देते हैं। तो इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्गर है? CH3CO माइनस। आप पूछोगे ऐसा क्यों है, रीजन क्या है? ये जो हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस देता है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है इसका? तो रीजन समझते हैं। तो देखो, केमिस्ट्री में एक सिंपल रूल है कि भाई कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ भागती है। अगर वो स्टेबल है तो उस तरफ उस रिएक्शन के होने के चांसेस ज्यादा है, उस तरफ उसके होने की टेंडेंसी ज्यादा है,
क्लियर है? HCl है, कंप्लीटली टूट रहा है, कंप्लीटली टूट रहा है मतलब ये जो चीज बन रही है वो स्टेबल है। यहाँ पे कंप्लीटली नहीं टूट रहा है मतलब ये जो चीज बन रही है कॉन्जुगेट बेस है वो अनस्टेबल है, ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो अपन ये बोल सकते हैं Cl माइनस इज मोर स्टेबल देन CH3CO माइनस। ठीक है, अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, वो स्टेबल ही है पहले से, अब रिएक्ट क्यों करेगा? तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो ये ज्यादा रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। अगर रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो कैसा स्ट्रॉन्ग? तो हम बोले ये तो वीक है, कुछ कर ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? तो स्टेबिलिटी का गेम। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक कॉन्जुगेट बेस क्यों बनता है? क्योंकि वो स्टेबल होता है, रिएक्ट ही नहीं करना चाहता। वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस क्यों बनता है? क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पे हम बोल सकते हैं CH3CO माइनस इज stronger base देन Cl माइनस। ठीक है, ये अपन को कैसे पता लगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये वीक एसिड था। एक दूसरा भी लॉजिक यूज कर सकते हो, आप स्टेबिलिटी देख सकते हो, लेकिन स्टेबिलिटी को देखना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है आयंस के केस में। जैसे यहाँ पे Cl माइनस मोर स्टेबल और CH3CO माइनस मोर स्टेबल, इसको बताना बहुत टिपिकल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अगर ये ऑर्गेनिक का होता तो आप कुछ ना कुछ इफेक्ट वगैरह लगा के आप इसको कर सकते थे, लेकिन इस जगह पे इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी की जगह अगर अपन को ये पता है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है वीक एसिड है, तो उससे अपन को आइडिया लग जाता है। तो कैसे पता लगा कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है कौन सा वीक एसिड है? तो अपने पास एक टेबल है, वो अगर याद हो जाएगा तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लॉजिक लगाने के पीछे भागे कि ये स्टेबल क्यों, वो अनस्टेबल क्यों, तो उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और कंफ्यूजन से बचना है तो एक ही तरीका है, ये मैं आपको टेबल दे रहा हूं, ये पूरा याद हो जाए। इस टेबल को याद करने के लिए आप लॉजिक यूज कर सकते हो। तो अगर ये टेबल याद होगा, आपको ये पता है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होने वाला है, तो आपको बहुत आसानी होगी। नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर। तो सिंपल सा है, अगर आप कंफ्यूजन है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने में, तो आप इस टेबल को याद कर लो। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4, फिर HI, फिर HBr, फिर H2SO4, फिर HCl के बाद HNO3, फिर H3O+। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये यहाँ पे आता है, ये पहले अपने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड आ गए, अब यहाँ से वीक एसिड स्टार्ट हो जाते हैं। HSO4 वीक एसिड, H3PO4 वीक एसिड, HF वीक एसिड, CH3COH ये भी वीक एसिड है, लेकिन ये इनसे स्ट्रॉन्ग। तो इन दोनों का थोड़ा ध्यान रखना। H3O+ इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन NH4+। यहां से जल्दी H+ निकलेगा, यहां से लेट निकलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं दूसरी बात, अगर यही बात होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, दूसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहा हूं, अगर ऐसे ही अपने पास वीक बेस के बारे में बात होती है तो मैं बोलता हूं स्ट्रॉन्गर बेस प्रोड्यूस वीक conjugate acid। एंड वाइस वर्सा। जैसे किसी ने पूछा NH3 एक बेस है तो क्या करेगा? H+ लेगा, तो H+ इसने एक्सेप्ट किया और बना NH4+। ठीक है, और दूसरा है H2O, ये भी H+ एक्सेप्ट कर सकता है, बना H3O+। पूछा गया NH3 और H2O में कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? NH3 और H2O में कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? तो अपन को ये पता है जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस एसिड बनेगा वो वीक बनेगा। तो देखो ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, यहां पे बेस की तरह काम कर रहा है, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो अपन कॉन्जुगेट एसिड पे फोकस करते हैं। जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो बेस उतना ही वीक होगा। अभी अपन ने एक ऑर्डर देखा, उसमें अपन को पता लगा कि भाई H3O+ इज स्ट्रॉन्गर एसिड
देन NH4 प्लस। अगर H3O प्लस स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, वीक है ना। इसका कॉन्जुगेट बेस, सॉरी, ये जो NH4 प्लस है ये वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस है जो वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर। तो अपन ये बोल सकते हैं H3O प्लस इज स्ट्रॉन्गर, इट मींस इट मींस H2O क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस इज वीकर बेस देन NH3। इस तरीके से हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। क्लियर है, बस यही लॉजिक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ऐसे उल्टा चलता है। बस इतना देख लो, और पता कैसे चलेगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो ऑर्डर है वो याद हो जाएगा, तो सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो उसकी कोई मेनोमिक्स बना लो, कैसे याद करना है, आप एक दो बार करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। लॉजिक मिल सकते हैं, ऐसा नहीं लॉजिक नहीं है उसके पीछे वो जो ऑर्डर है, लेकिन उन लॉजिक्स में वो लॉजिक ऐसे होते हैं बहुत घुमाते हैं, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। बेटर ये रहता है कि उसको याद कर लिया जाए। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, ये आपने आज तक सुना नहीं होगा, ये थोड़ा अजीब ही पॉइंट है। कोई भी एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है वीक भी हो सकता है। कोई भी एसिड जो हम बोलते हैं ना HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पानी के अंदर बात होती है, वो HCl है ना वीक भी बन सकता है। इसी तरीके से हम बोलते हैं CH3COH इज वीक एसिड, तो वो पानी के अंदर बोला जाता है। अगर किसी दूसरे मीडियम में लेके जाए तो स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। क्या बोलना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे HCl प्लस H2O पानी में जाता है तो क्या बनता है, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो अपन को ये पता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, सॉरी इसको हटाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि ये अपने आयंस को कंप्लीटली तोड़ देता है, ये आयंस में कंप्लीटली टूट जाता है। तो जितने भी H प्लस आयंस सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं H2O को। ये HCl के Cl माइनस के पास एक भी H प्लस आयन नहीं बचता, तो ये सारे H प्लस आयंस को ले लेता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। इस यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके साथ वाली चीज स्ट्रॉन्ग बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बेस। समझना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अपने पास CH3COH है H2O, तो अपन को पता है ये वीक एसिड है। वीक एसिड अपन इसको क्यों बोलते हैं, तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, तो ये वीक एसिड है। और यहां पे जो पानी है वो सारे H प्लस को नहीं ले पा रहा है ना, तो ये यहां पे काम करेगा किसकी तरह, वीक बेस की तरह। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, वीक बेस की तरह। समझना मेरी बात को। तीसरी चीज, अगर NH3 है, NH3 को पानी के अंदर डाला जाए तो ये बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस। तो ये बेस की तरह काम करेगा, लेकिन वीक बेस की तरह, काम कर रहा है। और ये वीक एसिड, क्योंकि सारे H प्लस, ये सारे H प्लस नहीं दे पा रहे, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, तो ये वीक बेस है और ये वीक एसिड की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसके साथ जो चीज होती है तो वो भी उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रही होती है। एसिड है, एसिड अकेला एसिड नहीं होता, एसिड तभी H प्लस दे सकता है जब कोई लेने वाला हो। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली लेने वाला है तो वो जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, अगर वो जल्दी से नहीं ले रहा है तो वो क्या बन जाता है, वीक बन जाता है। जैसे इस वाले केस में H2O ने जल्दी से H प्लस को नहीं लिया, अगर ले लेता तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता। ऐसा कैसे, एग्जाम्पल देता हूं। देखो, अब ये स्ट्रॉन्ग था, ये वीक था, ये वीक था। आपको कुछ अलग टाइप की चीजें दिखाता हूं। अगर अपने पास HCl है, HCl
और इसको आप CH3COH में डाल दो, पानी में नहीं, पानी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है, पानी नहीं है। HCl को किस में डाला? CH3COH माइनस में। अब HCl H+ निकालना चाहता है, लेकिन ये भी H+ निकालना चाहता है, लेना कोई नहीं चाहता। तो ये इन दोनों में इसकी H+ निकालने की टेंडेंसी इससे तो ज्यादा ही है, तो ये H+ निकालेगा और ये कैसे ना कैसे करके उसको लेगा। तो ये बनेगा HCH3COOH2 प्लस Cl माइनस। तो यहां पे जो अपना HCl है, HCl यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है, और ये वीक बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसने H+ लिया है लेकिन उसकी टेंडेंसी नहीं है, बहुत कम टेंडेंसी H+ लेने की, तो ये वीक बेस है और यहाँ पे वीक एसिड की तरह काम कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास CH3COH है और NH3 डाल दिया जाए। अब CH3COH H+ निकालना चाहे, NH3 लेना चाहेगा। अब पानी से ज्यादा ये H+ को लेना पसंद करता है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी सारे H+ को ले जाएगा, और ये जो चीज है ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है इस वाले केस में, NH4+। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, क्योंकि ये सारे H+ को ले पा रहा है। तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ है ना, डिपेंड करते हैं भाई आप उसको किस में डाल रहे हो। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक भी बन सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। तो देखो, इसको जनरलाइज करते हैं, सिंपल करते हैं चीजों को, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अगर अपने पास कोई एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर उसको एसिड में डालते हो तो वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, और अगर अपने पास वीक एसिड है, उसको अगर हम बेस में डाल दे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? उसको लिख देता हूं, 2 पॉइंट्स बोले। एसिड इन अनदर एसिड, लिखता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड becomes weak acid when dissolved in another acid। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं यूज पढ़ सकते हैं, काम में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब एसिड और बेस के बारे में बात हो रही है तो सारी चीज बता ही देता हूं, तो इसलिए ये पॉइंट्स बता दिए। दूसरी चीज, अगर अपने पास वीक एसिड है, वीक एसिड बिकम्स स्ट्रोंगर एसिड व्हेन डिसॉल्व इन बेस। सिंपल है। चीजों को समराइज करते हैं आज की क्लास में अपन ने जो जो पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने के की मदद से रिलेटिव स्ट्रेंथ मेजर करी, दूसरा पीके की मदद से। अपन को पता है अगर के ज्यादा है तो एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर पीके कम है तो एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, फिर यहीं पे अपन ने बेस के बारे में बात कर ली थी, तो के भी अगर ज्यादा है, बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर पीके भी कम है तो बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, पांचवी बात करी अपन ने H+ को निकालने की, तो H+ रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या करें? C1 α1 अपॉन C2 α2 इज इक्वल टू अंडर K1 C1 अपॉन K2 C2। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन बोलेगा तो C को C से काट दे। बेस के केस में भी ऐसा ही, कितना पड़ा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा था, उसमें आपको मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक कॉन्जुगेट एसिड। टेबल है वो देख लेना, वो आपको बताएगा कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा ज्यादा वीकर। ठीक है, एसिड की स्ट्रेंथ का एक टेबल है, वो देख लेना।
उसके बाद तीसरा मैंने बताया एसिड इन एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड इन एसिड क्या बन जाता है, वीक, और एसिड वीक एसिड इन बेस वो क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इनको समझना। स्ट्रॉन्ग एसिड इन एसिड वीक, वीक एसिड इन बेस स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? तो यही था आज की क्लास, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।